एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के रिगार्डिंग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ इससे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। यहाँ तक कि जो सीडीपी वाला पोर्शन होता है इसमें भी क्वेश्चन बनता है, साथ में मैथ वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं क्या पढ़ाने वाली हूँ। इसमें जो सबसे पहले पढ़ाऊंगी वो असेसमेंट रहेगा, आकलन रहेगा, फिर मूल्यांकन पढ़ाऊंगी, इवेल्युएशन। इसके बाद पोर्टफोलियो है, और पोर्टफोलियो में ही जो आपका बनता है चेकलिस्ट होता है, रिकॉर्ड होता है, रूब्रिक होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंफर्म होंगी और 4 से 5 नंबर आपका पक्का होगा सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी कंटेंट ना छूटे। साथ में पीवाईक्यू भी लेके आई हूँ, जो भी इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। पहला हम देखेंगे आकलन क्या है। एक तो आकलन होता है असेसमेंट जिसे बोला जाता है, दूसरा होता है इवेल्युएशन। एक बार पहले शॉर्ट में समझिए, ये हुआ आपका असेसमेंट, ये हुआ आपका इवेल्युएशन। जो इवेल्युएशन है, ये दोनों, इन दोनों शब्दों में लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है। जो आकलन है ये शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, और ये जो है ये ब्रॉड प्रोसेस है। इवेल्युएशन जो होता है इसमें हर पक्ष शामिल होते हैं, इसमें हर पक्ष शामिल होते हैं, प्लस इसमें क्या देना होता है, हमें एक रिजल्ट, मतलब कि एक निष्कर्ष भी निकालना होता है। जो इवेल्युएशन होता है, हम क्या करते हैं, इसमें निष्कर्ष भी हमें निकालना होता है कि हम कुछ चीज़ इवेल्युएट कर रहे हैं, तो लास्ट में हमें रिजल्ट भी देना पड़ेगा, निष्कर्ष भी निकालना पड़ेगा। जबकि ये जो होता है ये शॉर्ट प्रोसेस है, ये हर पक्ष में तो ये भी चलता है, लेकिन इसमें निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद निदान, जिसे डायग्नोस्टिक बोला जाता है। जैसे कि हम ढूंढते हैं कि किस पॉइंट में बच्चा फेल हुआ, किस पॉइंट को बच्चा नहीं समझ पाया टीचिंग प्रोसेस के दौरान, किस पॉइंट को बच्चा नहीं समझ पाया, किस टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना टीचिंग मेथड चेंज करके, मतलब कि बच्चों की वो जो कमियां हैं, एरर जो बच्चे कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो आपको अब समझ में आ गया होगा असेसमेंट क्या है और इवेल्युएशन क्या है, दोनों में मतलब कि कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। बाकी अभी मैं डिटेल में बता रही हूँ आकलन क्या होता है। ये शॉर्ट प्रोसेस है पहला। दूसरा, ये इवेल्युएशन क्या है, ये ब्रॉड प्रोसेस है। इसमें ऑब्जर्वेशन होता है हर पक्ष का, और इसमें क्या होता है, हर पक्ष का मतलब हर पक्ष को मापा जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। इसमें मापने के बाद हमें निष्कर्ष निकालना होता है, रिजल्ट देना होता है, हम मापे हैं कुछ तो। और इसमें क्या होता है, जो भी एरर्स, जो भी कमियां हम पाए, उनको दूर करना होता है। ये असेसमेंट होता है, ये इवेल्युएशन होता है। एक और चीज़ देखिए, असेसमेंट और इवेल्युएशन में, मतलब आकलन और ये मूल्यांकन जो है, आकलन जो होता है ये शॉर्ट प्रोसेस में बोली ना, मतलब कि जो आकलन है वो ही मूल्यांकन का पार्ट है। आकलन क्या है, एक प्रकार से मूल्यांकन का पार्ट है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है कई तरीके का होता है, उसी का एक पार्ट है आकलन। इस प्रकार से आप समझिए। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं आकलन। इसमें क्या है, किसी के बारे में मतलब है किसी टॉपिक के, किसी तथ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन। आकलन, जैसे कि कोई तथ्य है, कोई टॉपिक है, आप पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम है ये आपका, आप क्या पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है, आप कुछ भी फ्रैक्शन मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, मैथ के टीचर हैं आप भिन्न पढ़ा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं। फिर आप देखेंगे पढ़ाते टाइम कि इस वाले बच्चे को मान लीजिए, आप पकड़िए, इस वाले बच्चे को लीजिए, आप देखिए कि ये वाला बच्चा कितना फ्रैक्शन में क्या टॉपिक सीख पाया, क्या टॉपिक नहीं सीख पाया। तो इस वाले बच्चे के बारे में जो आप जानकारी ले रहे हैं टीचिंग प्रोसेस के दौरान, जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान, तो वही होता है आकलन। ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला बच्चा कितना सीखा, ये वाला बच्चा कितना सीखा, ये वाला क्या सीख पाया क्या नहीं, और ये वाला क्या सीख पाया क्या नहीं। तो यही होता है ऑब्जर्वेशन। टीचिंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है, ये क्या है, आकलन होता है। ये यही है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। फिर हम देखेंगे इसमें और क्या है, यह अध्ययन प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि ड्यूरिंग प्रोसेस है। ये टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग होता है, दौरान होता है। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम हर बच्चे के पास आप जाके देख रहे हैं क्या बच्चा क्या समझ पाया, क्या नहीं समझ पाया। जो बच्चा नहीं समझ पाया उसे हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की, उससे दूसरे तरीके से पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया, वो क्या होगा, वो और अच्छा हो जाएगा, मतलब कि इम्प्रूव होगा। वो लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होगा किससे, आकलन से। यही जा जाके जो आप देख रहे हैं क्या बच्चा सीख पाया क्या नहीं सीख पाया, यही होता है ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है।
ये तो बता ही चुकी हूँ, उसी टाइम पे पढ़ाते टाइम पे ही चलता है, ना कि ये साल के अंत में परीक्षा के रूप में नहीं होता है, ये उसी टाइम पे चलता है। आकलन से अधिगम अच्छा या इम्प्रूव होता है। आकलन क्या है? एक संक्षिप्त प्रक्रिया जिसे शॉर्ट प्रोसेस बोला जाता है कि, और जबकि मूल्यांकन जो है, इवैल्यूएशन जो है वो ब्रॉड प्रोसेस है। फिर है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य क्या होता है आकलन करने का? किसी तथ्य से संबंधित जो भी भ्रांतियां, जो भी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर, जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, बच्चे जिस भी चीज से कंफ्यूज हैं उनको पता करना, फिर उन्हें क्या करना, दोबारा समझाना अच्छे तरीके से। कंफ्यूजन बच्चों को है उनको समझाना है, जो भी कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है उनको समझाना और उनका पता लगाना, उन्हें समझाना, बस यही आपका आकलन हो गया। आकलन जो होता है, असेसमेंट होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे रचनात्मक आकलन बोला जाता है। दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में सम वर्ड आ रहा है, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ओवरऑल असेसमेंट मतलब कि सारे असेसमेंट जोड़ के, योग करके क्या होता है, लास्ट में जो असेसमेंट होता है, जैसे कि आपका ईयरली एग्जाम हो गया, जिसे एनुअल एग्जाम भी बोला जाता है, ईयरली एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, ये सब जो लास्ट में होते हैं वो क्या है, समेटिव हैं। और रचनात्मक जो आकलन है वो क्या है, वो क्लास में होता है, टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है। असेसमेंट दो प्रकार का होता है। अब हम चले देखते हैं यहाँ पे पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, अधिगम के दौरान ड्यूरिंग प्रोसेस है, ये पढ़ाते समय उसे बोला जा सकता है। किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन है। इसे आप कह सकते हैं कि क्लास में टीचिंग के दौरान जो ड्यूरिंग टीचिंग जो आकलन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वही क्या है, फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन है। और ये आकलन अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू समेटिव आकलन, ये असेसमेंट, ये जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसको अच्छा माना जाता है कि ये आकलन इस वाले आकलन से अच्छा है, क्योंकि इसमें तत्काल जो कन्फ्यूज़न होते हैं उन्हें दूर किया जाता है और इससे हम नए तरीके से समझा भी सकते हैं बच्चे को। फिर है, यह बच्चों के बारे में जानने समझने के लिए सबसे अच्छा आकलन माना जाता है। इसे ही सबसे अच्छा आकलन माना जाता है या तरीका माना जाता है। आकलन या तरीका होता है, ठीक है। यह अधिगम प्रोसेस के दौरान चलता है, यही इससे सीटेट में क्वेश्चन बनता है। फिर है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्लास डिस्कशन, क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है, वो किसका पार्ट होगा, यही 6 में क्वेश्चन बनता है। क्लास में जो डिस्कशन हो रहा है वो होगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं एनुअल या फिर हाफ ईयरली लिया जा रहा है। फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीटेट में बनता है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है खुले उत्तर वाले प्रश्न, मतलब कि खुले उत्तर वाले प्रश्न उन्हें बोले जाते हैं जिनके क्या हों, कई आंसर हों, मेनी आंसर्स हों, ये होते हैं खुले उत्तर वाले प्रश्न। तो ये किस में आते हैं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। ऐसा सीटेट में क्वेश्चन बनता है। और जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन तो आपको पता ही है, ये भी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट जैसे दो तरीके का होता है। अगर आप लास्ट में जाके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि एनुअल एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो आपका समेटिव में जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास के बीच में ही आपको कोई काम दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। इतनी चीज़ें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर है, टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे देखिए, पीयर असेसमेंट, ओके, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसको याद रखिए। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का आकलन भी तो बच्चा करता है कि क्या मैं सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया। फिर है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम का ऑब्जर्वेशन होता है। क्वेश्चनिंग डिस्कशंस, जो क्वेश्चन आंसर आप करवाते हैं आपस में। समरी नोट्स, क्विजेज एंड टेस्ट, जो क्विज होता है, टेस्ट होता है, ये इतनी चीज़ आप याद रखिएगा सबको। पीयर असेसमेंट, होमवर्क एंड असाइनमेंट जो होता है, क्विज टेस्ट होता है, और ये समरी नोट्स है, क्वेश्चनिंग डिस्कशंस है, और क्या है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, सेल्फ असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है। ये सारे क्या आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैं रोक रखी हूँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अब आगे चल रही हूँ। फिर है योगात्मक आकलन। जो योगात्मक आकलन होता है, इसको क्या किया जाता है, साल के अंत में, ये लास्ट में होता है। समेटिव इसीलिए योग बोला जाता है, मतलब अंत में किया जाने वाला आकलन है, योगात्मक आकलन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ईयरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है, ये भी है। इतने इसमें आते हैं एग्जाम्पल में। ये देखिए आप यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड जो है टेस्ट है, पोर्टफोलियो है, और क्या है, पोर्टफोलियो भी तो लास्ट में ही बनाया जाता है, 1 साल का होता है उसमें सारा ब्यौरा।
फाइनल एग्जाम्स हैं आपके, ग्रेडेड असाइनमेंट हैं जो लास्ट में बनते हैं, प्रोजेक्ट जो लास्ट में बनेगा, प्रोजेक्ट जो है फॉर्मेटिव में भी आता है, लेकिन जो लास्ट में एनुअल एग्जाम के लिए बनेगा वो क्या होगा, पूरे साल भर का जिसमें प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका समेटिव में। फाइनल एग्जाम्स जो हैं ये भी इसमें आएंगे, और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ये भी क्या किस में आएगा, लास्ट में जो अगर मान लीजिए होता है ना वाइबा जिसे बोलते हैं, तो ये जो होता है ये भी किस में आएगा, समेटिव असेसमेंट में आएगा। इतनी चीज़ें देख लीजिएगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिगर से याद रहे। फिर हम देखेंगे पर्पज ऑफ असाइनमेंट असेसमेंट। जो आकलन होता है उसका कुछ उद्देश्य भी तो होगा कि हम आकलन क्यों कर रहे हैं, कोई तो पर्पज होता होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है चार्ट पर्पज ऑफ असेसमेंट। आपको पता है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो असेसमेंट होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का। बस वो फॉर्मेटिव समेटिव तो हो गया, लेकिन जो पर्पज होता है असेसमेंट का, असेसमेंट नहीं पर्पज असेसमेंट का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक ये होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये जो दिया है यहाँ पे। दूसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे बोला जाता है अधिगम के लिए आकलन के लिए बोला जाता है। अधिगम का आकलन इसमें होता है, का होता है इसमें के लिए, इसमें का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, अधिगम का आकलन। और असेसमेंट एज लर्निंग मतलब कि अधिगम के रूप में, यही अंतर होता है सब में, के रूप में, अधिगम के रूप में आकलन। ये क्या होता है, ये सेल्फ असेसमेंट होता है, इसमें खुद का आकलन होता है, इसे बोला जाता है खुद का आकलन, खुद का आकलन। अब मैं समझाती हूँ, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप देखे होंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो इसमें के लिए हो गया, इसमें के का हो गया, ये क्या है, ये समेटिव है जिसे हम योगात्मक बोलते हैं, ये योगात्मक आकलन है। समेटिव आकलन है, यहाँ पे देखिए दिया भी है समेटिव आकलन, योगात्मक आकलन। और ये जो है ये क्या है, ये फॉर्मेटिव आकलन है, रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन है ये। और ये समेटिव है, और ये खुद का सेल्फ असेसमेंट है। अब सेल्फ असेसमेंट में क्या आएगा, पोर्टफोलियो, रूब्रिक, ये सब सेल्फ असेसमेंट में आएंगे। एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम अधिगम के लिए मतलब कि हम सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। जैसे कि क्या ये आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका फॉर्मेटिव, जिसे रचनात्मक बोला जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन, जो कि क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लिख लीजिएगा, ये कौन सा प्रोसेस है, ये ड्यूरिंग प्रोसेस है, ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग चलता रहेगा, मतलब कि क्लासरूम में ही चलता रहेगा, क्योंकि हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं कि बच्चे, हम जैसे मैं आपको असेसमेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मैं इसी टाइम पे आपसे क्या करूँ, क्वेश्चन करूँ, आपको देखूँ कि कितना आया कितना नहीं आया। तो ये इसी टाइम में जो कर रही हूँ ये क्या हो जाएगा, ये असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग हो जाएगा, मतलब कि अधिगम के लिए, मैं जानने के लिए कर रही हूँ कि आप कितना सीख पाए, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। वही मैं जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए लास्ट में करूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो असेसमेंट ऑफ हो जाएगा, जो जिसको बोला जाता है योगात्मक, जो एनुअल और हाफ ईयरली एग्जाम होता है, योगात्मक क्या हो जाएगा, आकलन, समेटिव असेसमेंट। और वहीं अगर आप खुद का आकलन कर रहे हैं, जैसे कि आप यहीं पे मैं पढ़ा रही हूँ, इसी के दौरान आप क्या करिए, वीडियो को रोकिए और आप याद करने की कोशिश करिए कि आपको कितना आया, तो वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट एज लर्निंग हो जाएगा। यहाँ पे यही होता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट टेस्ट, पूरे पार्ट का टेस्ट, जैसे मैं बोली कि पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ये एक चैप्टर है, लास्ट में आप क्या करें, देखिए कि आपको कितना आया, तो ये योगात्मक हो जाएगा। और इसी टाइम वीडियो रोक के देखें तो ये ड्यूरिंग चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव हो जाएगा। फाइनल एग्जाम, यहाँ पे फाइनल है, प्रोजेक्ट आ गया इसमें। फिर यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेटिव वाले में प्री टेस्ट, क्विजेस है, रिटन है, और फोकस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैप है, जो इसी टाइम होगा, ये इसमें आता है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट रूब्रिक होता है, पीयर असेसमेंट रूब्रिक होता है, पोर्टफोलियो होता है, ये सारी इतनी चीज़ें आती हैं, हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बस ध्यान रखिएगा, पहला वाला ड्यूरिंग चलता है, ये लास्ट में चलेगा, और ये खुद का आकलन होता है। ये देखिए यहाँ पे ये है सीखने का आकलन, क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द टीचिंग, सीखने के लिए आकलन, जिसे असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है, ड्यूरिंग टीचिंग चलता है ये, और सीखने के रूप में आकलन, सेल्फ असेसमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आ गया आकलन, आपका असेसमेंट खत्म हुआ, अब हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन का ही एक पार्ट होता है क्या, आकलन,
जिसे असेसमेंट बोला जाता है। आकलन जो होता है वो मूल्यांकन का ही पार्ट होता है। यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएशन जो होता है किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय, यहाँ पे क्या मैं बोली थी कि यहाँ पे निष्कर्ष देना होता है, निर्णय डिसीजन देना होता है, वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो होगा लेकिन पूरे साल का ऑब्जर्वेशन होगा, साथ में क्या हमें देना पड़ेगा, डिसीजन देना पड़ेगा, एक निर्णय देना पड़ेगा कि हमने ऐसे मूल्यांकन किया है तो क्या निर्णय आया, क्या रिजल्ट आया, यही होता है मूल्यांकन आपका। और इसमें देखा क्या जाता है, गुण देखे जाते हैं, दोष देखे जाते हैं। फिर है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मात्रात्मक के साथ क्या है, गुणात्मक है। कहीं कहीं योगात्मक आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जबकि वो गलत होता है। बोल देगा कि मूल्यांकन है तो उसमें दे देगा कि केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक योगात्मक, योगात्मक गुणात्मक, ऐसे दे देगा। लेकिन आपको किसका पेयर बनाना है, मात्रात्मक का और गुणात्मक का, याद रखिएगा इस बात को। फिर है, इसमें क्या किया जाता है, लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। इसमें लास्ट में बच्चों से संबंधित सारे पहलुओं का आकलन किया जाता है, वही मूल्यांकन होता है। सारे पहलुओं का मतलब आपको पता है कि सारे जितने एस्पेक्ट होते हैं सबका आकलन होगा, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, निर्णय मतलब पोर्टफोलियो बनाना होता है इसका पर्पस। इसमें देखिए किस किस चीज़ का होगा, बच्चे ने कितना मार्क पाया एनुअल एग्जाम में, बच्चे का स्पोर्ट में कितना रहा, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ, बच्चे ने मतलब प्रोजेक्ट में कैसा कितना कर पाया प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ें होंगी सब कुछ बताना होगा। बच्चे का जो है करेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी इवैल्यूएशन के पोर्टफोलियो में। तो यही है, लास्ट में ये किया जाता है। फिर वो फाइल आपको पता है क्यों तैयार किया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जो जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाए तो नेक्स्ट क्लास उसके जो क्लास टीचर हों उनको क्या कर दें, हम ये वाला फाइल प्रोवाइड करवा दें जो बच्चे के बारे में पोर्टफोलियो है, ताकि जो नया टीचर आया हुआ है, आपको पता है कि बच्चा नए क्लास में गया, जैसे फोर्थ का बच्चा किस में गया, ये फोर्थ का था, फोर्थ का बच्चा फिफ्थ में चला गया, अब फोर्थ के टीचर उसके बारे में जानेंगे ना, फिफ्थ के टीचर के लिए तो ये बच्चा नया है। और जब तक आपको पता है कि जब तक बच्चा आपके लिए नया होगा आप क्या ही उसको पढ़ा पाएंगे, इसीलिए ये फाइल इनको इस वाले टीचर को, नए टीचर को प्रोवाइड करा दिया जाता, ताकि ये टीचर इस बच्चे के बारे में सब कुछ जान सके और सही लर्निंग प्रोसेस दे सके इनके बच्चे के लिए, इसीलिए किया जाता है। ये सारे पहलुओं का आकलन होगा, बता चुकी हूँ। मूल्यांकन इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है, इस बात पर भी ध्यान देगा कितना डेवलपमेंट हुआ। फिर है, अधिगमकर्ता के सीखने के संदर्भ संबंध में मदद करने का एक तरीका होता है, मैं बता चुकी हूँ मदद कैसे करेगा, ये जैसे बता ही चुकी हूँ। ये फाइल जो बना है इसको अगली क्लास में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि अगले क्लास का जो टीचर है जो उस बच्चे से अनजान है उस बच्चे के बारे में जाने और अधिगम प्रोसेस इससे अच्छा होगा। अब चलिए देखते हैं मूल्यांकन जो है इसकी कुछ विशेषताएं भी तो होती होंगी। इसकी जो पहली विशेषता है ये है विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, ये सारी विशेषताएं होती हैं इसके। विश्वसनीयता, कोई मूल्यांकन हो रहा है, मूल्यांकन का मतलब आप समझ लीजिए एक टाइप का एग्जाम। अब आप समझिए एग्जाम के रूप में, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। कोई मूल्यांकन अगर हो रहा है वो विश्वसनीय कब होगा, विश्वसनीय वो तब होगा जब एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न या परीक्षा का उत्तर पूर्णतया क्या हो, एक ही प्रकार का हो। ऐसा मापन क्या कहलाता है, ऐसा मापन विशेष नियम मापन, विशेष नियम नहीं रहेगा, विश्वसनीय रहेगा, यहाँ पे विश्वसनीय मापन कहलाता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आंसर दी, मैं बोली कि जो है ये जो आकलन है आपका फैक्चुअल कोई क्वेश्चन है, मैं बोल दी कि कोई छोटे बच्चों का क्वेश्चन लेते हैं, 2+3 = 5 होता है, ऐसे जोड़ने के लिए आया। तो 2+3 कोई भी बच्चा करे, कहीं भी करे जाके, तो 2+3 इसका आंसर बस 5 ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर मान लीजिए आपके कोचिंग का बच्चा आ गया, वो 2+3 6 अगर कर दिया तो भी आप उसको सही कर दिए, ये चीज़ें गलत होती हैं। इसका आंसर 5 है तो 5 ही रहे, चाहे वो यहाँ का बच्चा करे, यूपी का बच्चा करे, चाहे वो पंजाब का बच्चा करे, कहीं का भी करे, 2+3 5 है तो 5 होना चाहिए हर बच्चे का। इस पर किसी और का इफेक्ट आके वो गलत आंसर को सही नहीं करना है, ये होता है। तो यही बोला जा रहा, तभी क्या कहलाएगा, इवैल्यूएशन विश्वसनीय कहलाएगा। फिर व्यवहारिकता, व्यवहारिकता वही है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय, प्रयोग, सरलता की दृष्टि से वास्तविक और व्यवहारिक कुशल होना चाहिए। मतलब कि जो इवैल्यूएशन है, एक प्रकार से मैं क्या बोली, एग्जाम मान के चलो, जैसे आप एग्जाम देने गए, एग्जाम कहीं देने गए, तो जो एग्जाम देने गए उसमें क्या हो, सरलता हो, इजी तरीके से आप एग्जाम दे पाएँ,
ईज़ी तरीके से, जैसे देखिए ऑनलाइन मोड में जब एग्ज़ाम था तो कितना मतलब कि सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता था, बच्चे कितना फेस करते थे। जब 2022 में ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, बहुत लोगों का छूट गया था। वैसा नहीं होना चाहिए, ईज़ी वे में एग्ज़ाम लेना चाहिए और जो प्रयोग करने के जिस माध्यम से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, इवैल्यूएशन ले रहे हैं, वो प्रयोग करना भी क्या हो, आसान हो, वो भी ईज़ी वाला हो और समय का भी एप्रोप्रिएट मतलब यूज़ हो और जो लागत है, लागत क्या होना चाहिए? कम लागत का होना चाहिए, जिससे बच्चे क्या कर सकें, एफ़र्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि लागत इस टाइप का हो कि बच्चे को बिल्कुल वो परेशान करे और जो प्रोसेस है मूल्यांकन का, वो भी सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मतलब कि ये सब बच्चे के हित में देख के बनने चाहिए, तब वो बोला जाएगा कि इवैल्यूएशन क्या है, व्यावहारिक है, ये भी नियम होता है। वास्तविक हो, व्यावहारिक, कुशल हो। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कि ईज़ी वे में बच्चा टेस्ट दे पाए, ये होना चाहिए सब मिला के। फिर है वैलिडिटी। वैलिड कब कहलाएगा एग्ज़ाम जो है आपका, या फिर इवैल्यूएशन जिसे बोल सकते हैं। एग्ज़ाम तो मैं बस समझने के लिए बोल रही हूँ। वैध नहीं, वैलिड होगा। वैध वैध जो मूल्यांकन होता है वह वास्तव में वैध तब होता है जब इस बात का परीक्षण करे कि जिसके बारे में वह जानना चाहता है उसी के बारे में जाने। जैसे कि मान लीजिए मैं पूछ ली, इसी आकलन में से मैं बता रही हूँ, जैसे मैं पूछ ली आकलन कितने प्रकार का होता है, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है। अब आप बता दिए वहाँ पे असेसमेंट आपको पता है, मैं 2 प्रकार का बताई हूँ अभी, रचनात्मक एक बताई हूँ, दूसरा बताई हूँ योगात्मक। ये आंसर इसका एक्चुअल में है। लेकिन आप मैं बोली कि एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा गया कि असेसमेंट कितने प्रकार का होता है, तो एक्चुअल में तो रचनात्मक, योगात्मक 2 प्रकार का होता है। लेकिन आप उसका उत्तर वो ना दे के आप दे दिए मूल्यांकन किसे कहते हैं? रचनात्मक कितने प्रकार का होता है, इसमें मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसका आंसर दे दिए। तो क्या ये वैध होगा? नहीं। हमने पूछा तो असेसमेंट था ना, तो आप मूल्यांकन कैसे बता रहे हैं, तो ये वैध नहीं कहा जाएगा। वही है कि हमें जो चीज़ जानना है अगर उसी का आंसर दिया जाए तो ही वो इवैल्यूएशन क्या होगा, वैध होगा, वैलिड होगा। फिर व्यापकता है, इसमें बच्चों के सारे आयामों का मापन होना चाहिए। जो इवैल्यूएशन है इसमें सारे आयामों का मापन होना चाहिए कि जैसे कि बच्चा टेक्स्ट बुक में कैसा रहा, मान लीजिए किताबी ज्ञान जो है इसमें इसका भी हम मापन करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम के द्वारा। अब हमें क्या करना है, हमें उसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी बनाना है। दूसरी बात ये है कि स्पोर्ट में उसने कितना कर पाया इसको भी देखना है। चौथी बात ये है कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में जा रहा है उसको भी देखना है। लैंग्वेज किस टाइप से यूज़ कर पा रहा है उसको भी देखना है। मतलब कि हर चीज़ों का मापन होना चाहिए बच्चे के बारे में, तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। अधिगम लर्निंग प्रोसेस तभी अच्छा हो पाएगा। फिर है वस्तुनिष्ठता। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपका जो मूल्यांकन है, इसको यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में दिखा रही हूँ मैं छोटा करके। मूल्यांकन की क्या है, विशेषताएं हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है, तो विश्वसनीयता दे देगा, व्यवहारिकता दे देगा, वैधता दे देगा, इसी में कुछ और दे देगा, जैसे कोई भी पॉइंट डाल देगा जो कि इसका पार्ट नहीं होगा। इतने के अलावा कोई भी पॉइंट डाला रहे तो वो मूल्यांकन की विशेषता नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मतलब कि जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो उसका उस पर परीक्षा का नहीं, परीक्षक का क्या हो, प्रभाव ना पड़े। मतलब कि जो आंसर है वो एक ही उत्तर हो, उत्तर सबके लिए एक ही उत्तर हो। जैसे मैं बताई 2+3 हर जगह 5 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो उस पे परीक्षक का प्रभाव नहीं पड़े। जैसे कि मैं बताई कि अगर आपकी कोचिंग का स्टूडेंट आ गया तो उसने अगर 2+3 6 कर दिया तो आपको सही नहीं लगाना, ऐसा प्रभाव ना पड़े। हर जगह वो 2+3 5 ही हो, यही होता है वस्तुनिष्ठता। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो मूल्यांकन है इसके कुछ प्रकार होते हैं, देखते हैं। यस, BA, ये क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन। आकलन का ये है, मूल्यांकन का नहीं। मूल्यांकन में ही है, आकलन भी तो मूल्यांकन का ही पार्ट है ना, तो इसी प्रकार ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे अब देखते हैं, ये पॉइंट आया था यस BA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसे बोला जाता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। विद्यालय पर आधारित जो आकलन होता है, विद्यालय पर आधारित आकलन उसे कहा जाता है जो आकलन किस पे किया जाए, विद्यालय में ही कर लिया जाए, विद्यालय में ही हो। उसके लिए कोई बाहरी टीचर ना आए, कोई बाहर के लोग ना आए, विद्यालय में ही उनका शिक्षक कर ले, वो मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित आकलन। यहाँ पे पढ़ते हैं हम, यह आकलन विद्यालय पर आधारित होता है। इसमें अध्यापक स्वयं आकलन करता है, कोई बाहरी इंसान नहीं आता और बच्चे के अधिगम प्रक्रिया को सुधारने की कोशिश करता है। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह, मतलब कि बाहर से कोई पेपर बनाए, बाहर का कोई आए, उसकी जगह क्या करता है, खुद अधिगमकर्ताओं की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। समझ में आ गया होगा, इसमें बाहरी लोग नहीं इन्वॉल्व होते, टीचर खुद सब कुछ करता है। इसके बाद इवेल्युएशन करता है।
फिर है CCE, आप सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से कंटिन्यूअस, इसको कभी कभी पूछा जाता है फुल फॉर्म भी, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, याद रखिएगा CCE का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यह मूल्यांकन आपको पता है कब, जो 2009 है इसमें जाके स्कूल में लागू हुआ था ये मूल्यांकन, 2009 में। अब देखते हैं है क्या, इसमें ऐसे मूल्यांकन की बात की गई है जो क्या हो, लगातार हो। सतत का मतलब क्या है, लगातार मूल्यांकन हो, और व्यापक मतलब कि हर पक्ष का मूल्यांकन हो, शैक्षिक का भी, गैर शैक्षिक का भी। गैर शैक्षिक मतलब जो शिक्षा के पार्ट में नहीं आता, जैसे कि स्पोर्ट है, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह है जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आता, उसका भी मूल्यांकन क्या करना चाहिए, होना चाहिए। और होना कैसे चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब कि हमेशा पता होना चाहिए कि बच्चा सही वे में जा रहा है या गलत वे में जा रहा है, इसीलिए ये आया था CCE। अब 1986 में इसके लिए कुछ आया था नियम कानून, देखते हैं क्या बोला गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार इसमें बोला गया है, जो CCE या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसमें जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वो होगा जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हों, और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो। ऐसा ना हो कि केवल समेटिव टाइप का हो, लास्ट में केवल हो, ऐसा नहीं है। पूरे ड्यूरिंग प्रोसेस भी, और ड्यूरिंग प्लस लास्ट, लिख लीजिएगा आप, ड्यूरिंग भी हो प्लस लास्ट में भी हो, मतलब हमेशा चलता रहे। ये होता है आपका क्या, CCE का। ये इसी बात पे क्या करती है, जोर देती है कि हमेशा हो, शैक्षिक हो, शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों का मूल्यांकन हो, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा हो। फिर है CCE इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे कि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। ये इसीलिए होता है कि बच्चा जैसे गलती किया तो उसी टाइम पे उसको क्या कर दिया जाए, सुधार दिया जाए, इसलिए वो गलती बढ़ती ना जाए, उसी टाइम पे सुधार दिया जाए, इसीलिए आया CCE। अब देखते हैं टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, जो मूल्यांकन होता है इसके टूल्स क्या क्या हैं। इसकी जो टूल्स हैं वो है, पहला है पोर्टफोलियो, इसी में आता है रूब्रिक और चेक लिस्ट जो होता है, रिकॉर्ड जो होता है, इसमें क्या आएगा आपका, पोर्टफोलियो, पहला आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चों से संबंधित एक फाइल होती है। जो पोर्टफोलियो है ये किससे संबंधित होता है, बच्चों से संबंधित होता है, जिसमें बच्चे के बारे में सब कुछ मेंशन होता है। यही मैं बताई थी ना, ये क्या होता है, फाइल होता है, जिसमें बच्चे ने कितना मार्क पाया, बच्चे का पसंद क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे क्या किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब वो जाता है तो नेक्स्ट टीचर को इसे दे दिया जाता है, जिसमें बच्चे से संबंधित एक निश्चित समय की होती है। ऐसा नहीं पूरी लाइफ का हो जाएगा, 1 ईयर का, जैसे एक निश्चित समय का होता है। सभी जानकारियां इस रिपोर्ट में रखी जाती हैं। जैसे क्या क्या रखा जाता है, जैसे देखिए बच्चे का नाम है, उसका परिवार है, उसका बैकग्राउंड है, उपलब्धि है, नंबर है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, ये सारी जानकारियां पोर्टफोलियो में होता है। फिर है बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत आदि जानकारी उपलब्ध होती है। देखिए कौन कौन से, पारिवारिक हो गया, एक तो फैमिली से हो गया, शैक्षणिक हो गया जो एजुकेशनल है, सह शैक्षणिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया उसका कल्चर क्या है, सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस किस टाइप का रहा, सामाजिक है, व्यक्तिगत उसका इंडिविजुअल कैसे है वो, ये सारी जानकारी पोर्टफोलियो में मेंशन होती है। फिर है पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है, इवेल्युएशन को आसान करना होता है, प्लस लर्निंग प्रोसेस को भी क्या करना होता है, आसान करना होता है। जब इतनी सारी जानकारियां बच्चों के बारे में उनके नेक्स्ट टीचर को दे देंगे, नेक्स्ट क्लास के टीचर को, तो टीचर क्या करेगा, आसानी से पढ़ा पाएगा बच्चे को। दूसरा होता है रिकॉर्ड। ये जो रिकॉर्ड होता है ये क्या होता है, ये भी एक बच्चे का होता है, बच्चे से संबंधित, इसमें भी बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एक तो क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और दूसरा सभी उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे रखे जाएंगे। मतलब कि जो क्लास वाला है वो अलग से रखा जाएगा, और एक होगा जिसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। ये होता है आपका रिकॉर्ड, ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए पहला है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसे बोला जाता है इसमें ये होता है क्लास से संबंधित सारे इसमें रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है उसमें जो आपकी क्लास से संबंधित सारे रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अटेंडेंस, बच्चा कितना प्रेजेंट रहा, अचीवमेंट, कितना उसका अचीवमेंट रहा सब्जेक्ट में जैसे, और टेस्ट में एकेडमिक कितना रहा, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो होता है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में रखा जाता है।
और जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है इसमें सारी तरह से, इसमें मतलब कि बच्चे से संबंधित, इसमें क्लास से संबंधित नहीं, बच्चे से संबंधित सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और जबकि क्यूमुलेटिव वाले में क्लास से संबंधित होता है और इसमें बच्चे से संबंधित, ये डिफरेंस है, इसमें बच्चे से संबंधित। जैसे स्किल हो गया, मतलब कि कौन कौन से उनके उसके अंदर कौशल आए, गुण आया, एटीट्यूड हो गया, बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आते हैं। और जो क्लास से संबंधित होते हैं वो सारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में आते हैं। ये दो प्रकार का होता है। इसे वो बुक में भी क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल लिखा जाता है, हिंदी वाला मेंशन नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं रूब्रिक्स क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, कई कॉलम बने हैं जिसमें बच्चे से संबंधित सारे जो अचीवमेंट हैं उनको क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। बच्चे स्पोर्ट में कितना पाया, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे का बिहेवियर कैसा रहा, उसका प्रोजेक्ट में क्या रहा, वो उसने मैथ में कितना पाया, साइंस में कितना पाया और हिंदी में कितना पाया, ऐसे सारे रिकॉर्ड बनते हैं जिससे रूब्रिक्स बोला जाता है। ये क्या है, ये भी आकलन का एक टूल है, असेसमेंट का एक टूल है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखित से लेके मौखिक तक, मतलब कि वाइवा वाला नंबर भी इसमें मेंशन होगा। किसी भी तरह के छात्र के काम के सभी आयाम, जितने भी डायमेंशन हैं बच्चे से संबंधित, सारे इसमें क्या होते हैं, दिए हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, सारा सब कुछ होता है। रूब्रिक्स एक प्रकार का, इसमें यही सारी चीज़ें दिखाई गई होती हैं। फिर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल आपको स्केल से पता चल गया होगा, जो फिट टाइप का होता है। इस पर क्या किया जाता है, स्केल पे रेट देना। जैसे कि हम क्या कैसे पढ़ते हैं, जैसे एक प्रकार से इसे हम ग्राफ मान सकते हैं, एक प्रकार से हम ग्राफ मान सकते हैं। जैसे कि होता नहीं है, कोई ऐसी संख्या रेखा है, इस पे मान लीजिए हमें 3 लोग हैं, एक है यहाँ पे है ABC, 3 लोग हैं, हमें दिखाना है। हम ऐसे करते हैं, संख्या रेखा पे कैसे जाते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हमें दिखाना है कि ये क्लास में कैसे मतलब क्या पोजीशन इनका रहा। अगर A फर्स्ट पे रहा तो हम A को यहाँ पे फर्स्ट पे ला देंगे, 1 पे लिख देंगे। B सेकंड पे रहा तो B को सेकंड पे, C थर्ड पे रहा तो C को थर्ड पे लिख देंगे। तो इसी प्रकार से रेट दिया जाता है स्केल पे, वही रेटिंग स्केल होता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है आपका, ये स्टूडेंट मान लीजिए हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं। अब क्या हुआ, ये मान लीजिए कोई आपका ये है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये 50 है, ये 60 है मान लीजिए। अब ये क्या है, ये नंबर है, ये मान लीजिए नंबर दिए हुए हैं, इनके क्लास के नंबर दिए हुए हैं, कितने, 100 में से। अब दिखाया गया है कि ये इतने पाए हैं, तो अगर पूछा जाए कि ये वाला कितना नंबर पाया है तो हम क्या बताएंगे, 30 नंबर पाया है। और इसको पूछा जाए कितना नंबर पाया है तो ये 40 नंबर पाया है। वहीं ये जो है ये कितना पाया है, ये 10 नंबर पाया है। इस प्रकार से अगर हमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब कि एक्सीलेंट स्टूडेंट इसमें कौन है, जो सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा कौन है, तो हम इसको बताएंगे जो 60 नंबर पाया है, सबसे ज़्यादा नंबर। वहीं बोलेंगे कि एजुकेशन में सबसे पुअर स्टूडेंट कौन है, जो सबसे पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हम इसको पहले बार इसको बता देंगे क्योंकि इसने सबसे कम नंबर 10 नंबर पाए। तो यही रेट देना, यही होता है रेटिंग स्केल। फिर अब हम देखते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है, एक पैमाने पर बच्चों को रेटिंग देना। नेक्स्ट है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट जो होता है, चेक नाम से आपको पता ही चल रहा होगा, इसमें होता है यस और नो, इसी पर बेस्ड होता है। या तो आप हाँ लगाइए या तो आप ना लगाइए। ये क्लास पसंद आ रही है आपको, या तो आप यस बोलिए या तो आप नो बोलिए। बाकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि ओनली यस और नो में आंसर देना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ओनली यस और नो। फिर है यहाँ पर आकलन हाँ या ना पर आधारित होता है। इसमें यस और नो पे क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। जो आकलन है वो यस और नो पे किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बड़ी सी पेंसिल लेके क्या कर रहे हैं, सारा यस यस लगाए हैं। वैसे यस भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। जैसे बच्चे से हम पूछ रहे हैं तुम्हें खेलना अच्छा लगता है या नहीं, उसने बोला यस अच्छा लगता है, या फिर नहीं अच्छा लगता तो बोल देगा नो। आपको गाना अच्छा लगता है या नहीं, सिंगिंग अच्छा लगता है या नहीं, बोलेगा यस तो यस, नो तो नो। ये नहीं कि क्यों नहीं अच्छा लगता, बस यस और नो में। अब हम इसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस चैप्टर से, जो हाल फिलहाल में 2024 के पेपर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ है इसी साल, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक। जो इफेक्टिव फीडबैक है इन द क्लासरूम, आपके क्लासरूम में जो उपयोगी प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है। आपको पता है फीडबैक दिया जाता है
वो क्या है, उसकी एक विशेषता कौन सी है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए। अब आपको अभी मैं बता रही हूँ आंसर निकालना कैसे है, क्योंकि आपको अभी मैं जो पढ़ाई हूँ उससे डायरेक्ट तो आंसर नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आप उससे हिंट लेके आंसर निकालेंगे तो आंसर आपको मिलेगा इसमें। देखिए यही दिमाग आपको लगाना पड़ता है। देखिए यही क्लास कई स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन वही जो दिमाग लगा लिया वो पास होता है, जो नहीं लगा पाया वो फेल हो जाता है, यही अंतर होता है। 16 है, यहाँ पे क्या है, यह केवल केवल वर्ड गलत है, गलत हो जाएगा ये। यह व्यापक और सामान्य होती है। क्या बोला गया था, क्या व्यापक के साथ सामान्य पढ़ाई हूँ, अभी मैं पढ़ाई हूँ, इस वाले क्वेश्चन को भी पढ़ाई हूँ। व्यापक के साथ सामान्य पढ़ाई हूँ, नहीं। मैं क्या पढ़ाई थी, व्यापक के साथ कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव बोली थी ना। व्यापक के साथ क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, यही तो बोला गया है 1986 वाले में जो CCE आया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो क्या है, ये गलत है। यह केवल परिणामों पर, फिर केवल दे दिया, फिर गलत है ये। फिर है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। अब इसमें जो मैं CCE पढ़ाई हूँ इसमें क्या बोला गया है, सतत एवं व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है, विशिष्ट होना चाहिए। सतत का मतलब सामयिक होना चाहिए, मतलब कि ना ही साल के अंत में देना चाहिए, ना ही साल के शुरुआत में, मतलब समय समय पर होता रहना चाहिए, टाइमली ये होता रहना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अगर एलिमिनेट करके आप आंसर निकालते तो आंसर आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। ऐसे आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है वो ऐसे ही छिपा रहता है, जैसे CCE से यहाँ से रिलेट करके आप आंसर निकाल सकते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही आंसर छिपा होता है, आपको बस ढूंढना होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे हम लगा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इस वाले टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था उसी साल में, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं माना जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें नहीं माना जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई फॉर्मेटिव का मतलब ही होता है नए सोच, नए तरीके, नए विचार, नई अवधारणा शुरुआत में दिया गया आकलन। ये मतलब पढ़ाई के टाइम पे ही आकलन किया जा रहा है, ये तो होता है। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि, फिर क्या है, प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान, क्या बोला गया था, ड्यूरिंग में पढ़ाई हूँ, ड्यूरिंग जो इवेल्युएशन होता है वो फॉर्मेटिव होता है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करना, छात्रों का कंपैरिजन करना, छात्रों को अलग करना, छात्रों मतलब ये सब करना जो होता है वो गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एम नहीं है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। 4 वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ये भी देखिए गलत है, एक मानक पैमाने पर छात्रों की तुलना करना, ये गलत है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत यही मैं बोली थी कि जो गलतियां हैं, एरर्स हैं, उनको पहचानना और फिर क्या करना, करने के लिए प्रयोग करना, तो उसके लिए फिर आकलन करना, पहचानना, फिर उसे दूर करना। तो ये तो है ही, ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर और क्वेश्चन देखती हूँ कौन सा हो सकता है। इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। अगर यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया है, गंभीर रूप से मूल्यांकन करना है, तो अगर कोई बहुत सीरियस मूल्यांकन करना है मतलब कि वो क्या होगा, वो पर्सनली किसी बच्चे का मूल्यांकन होगा, वही क्या होगा, वही बहुत मतलब कि गंभीर रूप वाला मूल्यांकन होगा। यहाँ पे देखते हैं वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, परिभाषा के लिए, डेफिनेशन के लिए नहीं होता है, ये वैसे भी पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं है। फिर है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये गंभीर रूप से मूल्यांकन, एक बच्चे का राय पूछना ये गंभीर रूप से मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 39, ये मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन था। यहाँ पे देखते हैं क्या है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया जो टेस्ट है वो क्या है, उस टेस्ट के उद्देश्यों और कसौटी को पूरा करते हैं, जो उसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, क्राइटेरिया है, उनको क्या करता है, पूरा करता है। मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जा रहा है, क्या सुसंगति कोई मूल्यांकन का पक्ष होता है, नहीं, गलत है ये तो पक्ष ही नहीं होता। बच्चे 3 आपके, विश्वसनीयता में मैं क्या बोली थी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, आंसर एक ही होना चाहिए। और जो व्यवहारिकता है उसमें क्या बोली थी कि प्रयोग करना ईजी हो, मतलब कि सब मिला के ईजी वाली बात है, तो इसमें ना ही ईजी वाली बात कोई दिख रही है और ना ही आंसर एक वाली बात दिख रही है। इसमें जो उद्देश्य है, कसौटी है, वो सबको सब कुछ मेंशन किया जा रहा है, तो वो किस में आएगा, वो वैध में आएगा, वैलिड में आएगा, क्योंकि वैध में सब कुछ आ जाता है। वैध तभी होगा कि जब वो सारे मापदंड अपने क्या करेगा, पूरा करेगा। कोई चीज़ विश्वसनीय तो हो सकता है, लेकिन वैध कब होगा
केवल एक चीज़ से, जैसे कि उसका हर परिस्थिति में आंसर एक हुआ। यहाँ पे आप देखिए, पहले देखिए फिर समझिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। एक तो वैध वाला, दूसरा विश्वसनीय वाला, और तीसरा क्या, व्यवहारिक वाला। ये बचते हैं 3 ऑप्शन। वो चौथा तो वो अपने आप गलत हो गया। अब इसको पहले हम छोड़ देते हैं। विश्वसनीय जो है, ये कोई चीज़ विश्वसनीय कब होगा, यही मैं बताई थी क्या होना चाहिए। हर परिस्थिति में उसके आंसर, हर परिस्थिति में उसके जो आंसर है वो क्या होने चाहिए, आंसर एक ही होना चाहिए। एक का मतलब 1 नहीं है, एक का मतलब कि नंबर से है, ठीक है। एक ही आंसर होने चाहिए। ये नहीं है कि यूपी में उसका आंसर अलग है, ये फला बच्चा उसका आंसर अलग दे रहा है, दूसरा वाला अलग दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही आंसर होना चाहिए, वो होता है विश्वसनीय। अब ये विश्वसनीय कैसे हो गया, मात्र एक आंसर से वो टेस्ट आपका विश्वसनीय हो गया। केवल क्या मापदंड पूरा किया, एक आंसर। और वहीं व्यवहारिकता जो है, सब कुछ ईजी वे में हो गया, सब कुछ ईजी वे में हो गया। बच्चे का मतलब होता नहीं, प्रयोग करना ईजी था, एग्जाम देना ईजी था, जाना ईजी था, सब कुछ ईजी वे में हो गया। तो क्या हुआ, ये इस मापदंड को भी पूरा कर लिया। तो क्या केवल जो है ईजी होना, ये तो व्यवहारिकता पूरा कर लिया, केवल एक आंसर होना विश्वसनीयता भी पूरा कर लिया। लेकिन क्या वैधता जो है वो केवल एक मापदंड से पूरा होगा, नहीं। इसमें तो ईजी भी होना चाहिए, मतलब व्यवहारिक भी, ईजी नहीं हम कह सकते, और सब कुछ भी है इसमें। ये क्या है, ये ब्रॉड है, ये सबसे बड़ा है। इसमें क्या होना चाहिए, आपका व्यवहारिक भी होना चाहिए, ये वाला भी, तभी तो कोई चीज़ वैध होगा। व्यवहारिक भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होना चाहिए, व्यापकता भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए। हम मिला के सब ये कहेंगे कि सारे जो पहलू हैं वो वैध में आ जाएंगे, वैलिड में आएंगे, तब कोई चीज़ वैलिड होगा, सारे आयाम होने चाहिए। तो इसीलिए हम क्या, इसको क्या बोला जा रहा है कि टेस्ट जो है, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो कसौटियां, क्राइटेरिया हैं, सबको पूरा करते हैं। वो कौन सा मूल्यांकन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वैलिडिटी, मतलब कि वैधता होगा, ना ही व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में अगर इजी वर्ड कहीं यूज किया होता, सब कुछ आसान हो, ये होता। विश्वसनीयता अगर कहीं एक आंसर की बात की होती तो ये होता, और ये होता नहीं है। तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतने क्वेश्चन थे जिनको मैं लेके आई थी। क्वेश्चन और भी हैं, दूसरे क्लास में मैं करवा दूंगी वीडियो के, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बस क्वेश्चन आंसर ही करते रहेंगे, और सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं 2011 से लेके 2024 तक के सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम में जाने से पहले। बस आप बने रहिए चैनल पे, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चैनल पे आप बने रहते हैं तो 100% मान के चलिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको भी थोड़ी मेहनत करनी होगी, रिवीजन करना होगा। जो मैं लेके आती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मैं अभी व्यवहारिक, विश्वसनीयता, ये सब बता रही थी, तो आप नोट कर लेते, बस यही इतना आपको करना था, रिविज़न करना था बस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।